गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा क्लास है भूगोल में भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप क्या है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ या क्यूब। क्या कहते हैं? अर्थ या क्यूब। अब बाकी इसकी परिभाषाओं पे हम बल देते हैं। परिभाषा हमारी है, देखिए, आकस्मिक अंतर्जात बलों के प्रभाव से भूपटल पर उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। कभी आप लोग देखते हैं जब आप लोग खड़े रहते हैं तो भूकंप आता है तो आकस्मिक आता है। आकस्मिक आता है कि नहीं? अब तो मान लो कई प्रकार की मशीनें हैं जो कि पता लगा ले रही हैं अंतरिक्ष में कि भूकंप पृथ्वी पर आएगा, इस टाइम से इस टाइम पे आएगा, तो लोग सजग हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आकस्मिक प्राकृतिक ही भूकंप होते जो आकस्मिक रूप से आती है। ठीक है, इसका भी कारण मानव भी होता है और प्रकृति तो होती ही है। आइए हम लोग देखते हैं। देखो, भूकंप के कारण क्या होते हैं। देखिए, भूकंप के दो कारण होते हैं। भूकंप के कितने कारण होते हैं? दो कारण। पहला कारण क्या है हमारा? प्राकृतिक कारण। क्या है? प्राकृतिक कारण, जिसको बोलते हैं नेचुरल। ठीक है। और दूसरा कारण जो होता है मानव जनित कारण, कि हम लोग जो प्रक्रिया करते हैं उसके द्वारा भी भूकंप आते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक कारण को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या होते हैं प्राकृतिक कारण जिससे भूकंप आते हैं। तो देखिए, पहले प्लेटों का संचलन होता है। प्लेटों का संचलन, उसको बोलते हैं विवर्तनिक कारण। क्या बोलते हैं बेटा? विवर्तनिक कारण। तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि प्लेटों का संचलन होता क्या है। प्लेटों के संचलन के बारे में हम लोग देखेंगे कि देखिए, जब दो प्लेट विपरीत जाती है, जैसे एक प्लेट मान लो इधर यहां से दूर भागेगी और एक प्लेट इधर भागेगी, तो इस प्लेट दोनों को कहेंगे अपसारी। इसके दो बीच वाले भाग को क्या कहेंगे बेटा? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। देखो, अभिसारी क्या होता है? जब दोनों प्लेट नजदीक आती हैं, दोनों प्लेट नजदीक आती हैं तो इसको क्या बोला जाता है? अभिसारी। क्या बोला जाता है? अभिसारी। अपसारी मतलब दूर भागना और अभिसारी मतलब नजदीक आना। ठीक है। अब देखो, रूपांतरित क्या होता है? रूपांतरित किनारा, ये प्लेट क्या होती है? यहीं पे रहती है दोनों, बात समझ रहे हो, और अगल बगल प्लेट रहती है, लेकिन इसमें घर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? घर्षण। घर्षण का मतलब होता है कि ये दोनों प्लेटें क्या होगी? टकरा जाएंगी आपस में। जब टकराएंगी तो क्या होगा? भौगोलिक स्थिति हमारी क्या होगी? कमजोर होगी। तो क्या होगा? पृथ्वी क्या करती है? हिलने डुलने लगती है। बात समझ रहे हैं? और थोड़ी सी भी हिले डोलेगी तो समझ जाओ कि घर गिरेगा और भी प्राकृतिक कारण आएंगे। ठीक है। तो देखिए, ये भूकंप का सबसे बड़ा कारण, कोई भी आपसे पूछ दिया कि भूकंप का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप लोग बताओगे सर भूकंप का सबसे बड़ा कारण जो है हमारा प्लेटों का संचलन की वजह से भूकंप आता है। प्लेटों के संचलन की वजह से। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। और कभी भी कहीं भी एग्जाम में पूछता है तो आप लोग जवाब दे देना। ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है कि देखो, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट बहुत तेजी के साथ होती है, या विस्फोट कहीं पे होती है तभी हमारे यहाँ क्या होता है? भूकंप आता है। तीसरा कारण क्या है? उल्कापात। उल्कापात का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। उल्कापात का मतलब होता है बेटा, उल्का पिंड क्या होंगे जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? उल्कापात होता है। आगे देखिए, समय स्थितिक समायोजन। समय स्थितिक समायोजन, जैसे कि सोचने वाली बात है कि मान लो कि पृथ्वी पर चट्टाने हैं। क्या है? चट्टाने। तो जब चट्टाने नीचे का भाग कभी घिसकता है तो ऊपर का भाग अपने से समायोजन कर लेता है, अपने से बैठ जाता है। जैसे मैं कहूं कि ये मकान बना है, ये क्या बना बेटा? मकान बना है। तो अगर नीचे का ईंट आप किसी तरह भूस्खलन हो जाएगा या हटा देंगे तो ऊपर वाला ईंट नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो दीवार बैठने की कोशिश करेगी। जब दीवार बैठने की कोशिश करेगी तो पूरी दीवार को क्या करेगी? हिलाएगी कि नहीं हिलाएगी? उसी से हमारा क्या होता है? भूकंप आता है। तो ये जो हमारे प्राकृतिक कारण थे, ये चार कारण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पूछेगा आपसे कि भूकंप क्यों आता है, क्या कारण है भूकंप आने का, तो सीधी बात अब बता ले जाएंगे कि भूकंप प्लेटों का संचलन द्वारा आता है, भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आता है, भूकंप उल्कापात के कारण आता है, भूकंप समस्थितिक समायोजन के कारण होता है। ठीक, चलिए यहां देखते हैं हम लोग मानव जनित कारण। देखते हैं कि भूकंप के मानव जनित कारण क्या होते हैं। मानव ऐसा क्या कार्य करता है कि भूकंप आते हैं। ठीक है, इसको समझना है।
देखिए नाभिकी परीक्षण करता है मानव क्या करता है? नाभिकी परीक्षण, जैसे परमाणु परीक्षण, अणु परीक्षण। परमाणु बम बनाता है कि नहीं? किसी भी देश को तबाह करने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? सभी देश के लोग क्या कर रहे हैं? परमाणु या नाभिकी परीक्षण कर रहे हैं, जिससे जब परीक्षण करेंगे तो पृथ्वी की सतह क्या होगी? चट्टान टूटेगी, हिलेगी, तो क्या होगा? भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये मानव जनित कारण होते हैं। और क्या करते हैं मनुष्य? क्या कर रहा है मानव? देखो चट्टान जो होती है, चट्टानों को तोड़कर खनिज तत्व या तेल निकाल रहा है। तेल या वह गैस निकालने का प्रयास कर रहा है कि नहीं मानव? जैसे हम लोगों को गैस मिलती है या तेल मिल रहा है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और केरोसिन पदार्थ, जो भी तेल मिल रहे हैं सब जमीन के अंदर से आते हैं। उसको हम खुदाई करके निकालते हैं। खुदाई करके निकालते हैं कि नहीं? जब बेटा खुदाई करके निकालते हैं तो जब जो भी मशीन पत्थर को तोड़ेगी तो आंतरिक हलचल होगी, तो पृथ्वी की आंतरिक सतह से ही हम लोग निकालते हैं। इसके कारण भी क्या होता है? भूकंप आता है। अगला, जहां पर चट्टान टूटती या चटकती है वहां से भी भूकंप निकलने का प्रयास करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए पृथ्वी की आंतरिक सतह है, जो कि ये जो होता है फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। और फोकस के साथ साथ यह अवकेंद्र या भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो भाग होता है किस नाम से जाना जाता है बेटा? अवकेंद्र या भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। ये जो यह स्थान धरातल के नीचे होता है। ये जो पृथ्वी है हमारी, यह पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है? तो यह स्थान धरातल के कहाँ होता है? नीचे। धरातल का मतलब आप लोग जमीन से समझ लो, ठीक है? धरातल के क्या होता है? नीचे होता है। आगे, चट्टानों व टूटने के कारण भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब अंदर चट्टान टूटेगी तो उसके कारण क्या होगा? भूकंपीय ऊर्जा क्या होगी? बाहर उत्पन्न होगी। तो देखिए इस स्थान से भूकंप की अभ्यंतरिक तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है? देखिए ये फोकस है और यहीं से ये क्या करता है कि सब जगह जगह पे क्या करता है? टच करता है, ठीक? जो यस तरंगे होती हैं वो टच कर जाती हैं, और जो पी तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं? खाली रह जाती हैं। क्या करती हैं? टच नहीं कर पाती हैं। बात समझ रहे हो ना? ये पूरे धरातल से क्या करती हैं? टच नहीं कर पाती है। ये जो भाग है, ये जो टच नहीं कर पाई, ये अभ्यंतरिक तरंगे होती हैं। क्या कौन सी तरंगे? अभ्यंतरिक तरंगे। और ये जो ऊपर है, ऊपर का भाग, ये देख रहे हो फोकस के ऊपर का भाग, तो यह जो ऊपर का भाग होता है फोकस के 90 डिग्री के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं बेटा? भूकंप अधिकेंद्र। इसको क्या बोला जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। जो ये फोकस के ऊपर वाला 90 डिग्री ऊपर है, इसी को बोलते हैं भूकंप अभिकेंद्र, ठीक है? अब इसके बारे में, भूकंप अधिकेंद्र के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। यह धरातल पर होता है। धरातल का मतलब क्या होता है? जमीन से बताई दिए। और दूसरी बात, अधिकेंद्र यह अवकेंद्र के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 90 डिग्री ऊपर धरातल पर पाया जाता है। जैसे मैं बताई दिया कि इसके ऊपर 90 डिग्री पाया जाता है ये, ठीक? आगे देखिए, आभ्यंतरिक तरंगों के धरातल से टकराने पर ये जो तरंगे नीचे की ओर आ रही हैं, ये नीचे की ओर यस तरंगे क्या होंगी? जो टकरा जाएंगी, इसी को बोलेंगे आभ्यंतरिक तरंगे। कौन सी तरंगे? आभ्यंतरिक तरंगे। तो ये टकराने के कारण धरातली तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है? जो धरातल पे तरंग उत्पन्न होगी, भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र पर सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र पर सर्वाधिक क्यों होती है? क्योंकि ये आभ्यंतरिक तरंगे क्या होती है? नीचे की ओर टकरा जाने के कारण ऐसा होता है। देखिए हम लोग जानते हैं भूकंप के तीव्रता के मापन कैसे किया जाता है, ठीक है? किस पैमाने पर नापा जाता है? देखिए मापन भूकंप का 2 प्रकार से किया जाता है। पहला जो प्रकार हमारा, एक मर्केली मापन या स्केल होता है, और एक होता है रिक्टर स्केल। क्या होता है बेटा? रिक्टर स्केल, जिसको रिक्टर पैमाना भी कहा जाता है, ठीक? आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यह देखिए जो मर्केली स्केल होती है, यह अनुभव आधारित पैमाना होता है। ये कार्य किया रहता है और ये अनुभव के आधार पर क्या करता है? मर्केली स्केल मापता है भूकंप को, ठीक? आगे देखिए, यह भूकंप के प्रभाव का अध्ययन करता है। भूकंप कितना प्रभावशील है, इसके लिए क्या करता है? अध्ययन करता है।
आगे हम लोग देखते हैं, यह 1 से 12 तक के अंकों में बटा होता है। यह कितने अंकों में बटा होता है जी? 1 से 12 तक के अंकों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह भूकंप के द्वारा होने वाले क्षति का मापन करता है। यह क्या करता है बेटा? क्षति का मापन करता है। मर्केली स्केल क्या करता है? भूकंप से जो क्षति होती है पृथ्वी पर, ठीक है, जैसे मकान गिर गया किसी का, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, नदियां इधर की उधर हो गई, ठीक है, तो उसको क्या करता है? क्षति नापने का काम मर्केली स्केल करता है। लेकिन जो रिक्टर पैमाना होता है, हम लोग याद करते हैं सभी लोग, देखो भूकंप से जब क्वेश्चन आता है कि भूकंप को मापने वाली बात होती है तो सीधे कह देते हैं कि रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, यह देखो, यह गणितीय सूत्र पर आधारित होता है। यह जो मापन बनाया गया है बेटा, गणितीय सूत्र के आधार पर बनाया गया है। दूसरा क्या होता है? यह 1 से 9 तक के अंकों में बटा है। देखिए मर्केली स्केल जो होती है 1 से 12 तक के अंकों में बटी होती है, लेकिन हमारा ये जो रिक्टर इस पैमाना होता है यह 1 से 9 तक के अंकों में बटा होता है। ठीक, प्रत्येक एक अंक की वृद्धि के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुनी बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि भूकंप हमारा 5 है, क्या है? 5, तो देखिए जब ये 5 से क्या होगा? 6 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 6 है तो 6 से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 है तो क्या हो जाएगा? 7 से 8 हो गया। इसमें कहने का मतलब है कि एक अंक की वृद्धि के साथ भूकंप 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी हमारा 5 रहेगा तो 6 हो जाएगा और ये 10 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं हम लोग कि भूकंप मापन हेतु देखो 2 पैमाने बता दिए हम, मर्केली स्केल और रिक्टर पैमाना। इस समय जो वर्तमान में स्केल चल रही है बेटा, भूकंप मापन हेतु एक अन्य पैमाना क्या है? इसका नाम है राशि फेरल पैमाना। क्या है? राशि फेरल पैमाना। राशि फेरल पैमाना ये अन्य पैमाना है। ठीक है, ये क्या है? अन्य पैमाना है। आगे क्या होता है कि भूकंप रेखा, ये देखिए क्या है? हमारा धरातल है। क्या है बेटा? धरातल है, पृथ्वी के अंदर का भाग, और इसमें क्या है? ये अधिक केंद्र है। ये क्या है? बीच वाला भाग अधिक केंद्र है, और इधर जो बेटा ये टच कर रही है धरातल में, इसको बोलते हैं स्वभूकंप। क्या बोलते हैं? स्वभूकंप। तो स्वभूकंप क्या होता है इस बारे में हम लोग जानते हैं कि देखिए, एक ही समय में महसूस होने के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्वभूकंप कहेंगे। जब एक ही समय में अलग अलग जगह पे भूकंप आते हैं तो उनको क्या करते हैं? मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा? स्वभूकंप के नाम से जाने जाते हैं। स्वभूकंप के नाम से जाना जाता है। इस समय देखिए वर्तमान में इस पैमाने, ये जो मोमेंट मैग्नेटिड स्केल का प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में, भूकंप के परिमाण को मापने हेतु अधिक प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो वर्तमान समय में, इस समय जो हम लोग जी रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में भूकंप को मापने के लिए देखिए इसका प्रयोग हो रहा है। इसके परिमाण के नापने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भूकंप के परिमाण को वर्तमान समय में किस स्केल से मापते हैं, तो आप लोग बताओगे मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के द्वारा नापा जाता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये हमारी है कि भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है, यह गणितीय होता है। ठीक, इसमें अंकों की संख्या 109 होती है। ठीक, अब आप लोगों का जो सिलेबस है कि भूकंप के बचाव क्या है, भूकंप के बचाव, तो इसको हम किताब के माध्यम से, बुक के माध्यम से क्या करेंगे? बताएंगे, और आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखो, भूकंप एक अति तीव्रगामी है। भूकंप तीव्रता के साथ आता है, और जब आता है तो हमारा एकदम जान लो कि दिमाग कार्य नहीं करता कि करें क्या, हम इतना तेज भूकंप आता है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, भूकंप आ गया तो क्या कर सकते हैं? उसी के लिए बचाव क्या कर सकते हैं वही हम पढ़ा रहे हैं, इसको समझना है। देखिए, विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, यह विनाश करती है। इसके आने पर काफी जनधन की हानि होती है। इसके आने पर क्या होती है? काफी जनधन की हानि होती है। हम जितना जीवन में कमाए हैं धन, मकान बनाए हैं या कुछ अन्य चीज बनाए हैं, जो कि भूकंप आने से क्या होता है? ध्वस्त हो जाता है। क्या होता है? ध्वस्त हो जाता है।
अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। जैसे मकान है, मकान के अंदर अगर भूकंप आ रहा है, हम लोगों को बचाव की जानकारी नहीं है, तो मकान गिर जाएगा और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दब कर क्या करेंगे, मर जाएंगे। आगे, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंपरोधी नहीं बनाए जाते हैं। ये जो मकान बन रहे हैं ये इस समय क्या हो रहे हैं, भूकंपरोधी नहीं बनाए जा रहे हैं। मकान केवल बना दिए जाते हैं, ईंट रख दिया जाता है, भले भूकंप न आए, हवा भी तेज आ जाए तो घर मकान क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी अगर पानी का बहाव ज्यादा आ जाए, नीचे से कटान होगी, घर गिर जाते हैं। तो आप लोग प्राथमिक विद्यालय में जब गए होंगे कभी, तो देखे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय में एक ऐसा भवन बनता है जो कि भूकंपरोधी भवन, उस पर लिखा रहता है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा रहेगा, बाहर से पढ़िएगा, भूकंपरोधी भवन। कभी भी अगर भूकंप आती है, तेज हवा आती है, या ऐसी चीजें जो बाउंडर वोंडर टाइप की होती हैं अगर आ जाती हैं, तो उस कमरे में आप जाकर क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, उसमें मटेरियल ज्यादा डाला जाता है, उसमें इंजीनियरों की माप ली जाती है, मैप बनाया जाता है, डिजाइन की जाती है कि अगर भूकंप आएगा तो लोग क्या करेंगे, बच्चे इसमें बच सकते हैं। आगे देखिए, भूकंप से बचने के निम्नलिखित उपाय, बहुत सारे उपाय क्या क्या हैं, जो सुना रहेगा कभी भूकंप आएगा तो बच सकता है। ठीक है, इसको सुनिए ध्यान से। देखो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, गांव घर में रह रहे हैं, गांव के एरिया में रह रहे हैं, तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। अगर आ गया भूकंप तो आपको क्या करना है, ये भवन छोड़कर क्या करना है, बाहर भाग जाना है। और बाहर भगना है तो ऐसा नहीं कि पेड़ के नीचे चले जाओ, बाहर भगना है कि जहां पे पेड़ ओड़ ना हो, एकदम खुला आसमान बस तुमको दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। जैसे भूकंप आता है तो आप क्या करें, किसी मेज के नीचे छुप जाएं, या बेड ओड है तो बेड के नीचे चले जाएं। ठीक है, अंदर, या तख्त या अन्य ठोस वस्तुएं जो आपको लगती हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे 4 चौकी रखी हुई है, तो उसके अंदर आप छिप जाए कि बाहर से अगर मकान उकान गिर रहा है, क्योंकि शहरों में देखते हो मकान सट के सब बनने में रहते हैं, सब सट के बनाए जाते हैं कि नहीं, तो इतना जल्दी आप भग नहीं पाएंगे। तो नहीं भग पाएंगे तो उसका एक ही है कि मान लो ये छत गिर रही है तो किसी ऐसे चीज के नीचे हो जाए कि छत पहले गिरे तो उसको ज्यादा चोट करे, आपको कम चोट करे। ठीक है, आगे क्या होता है कि ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना है। अब पता लगा कि पंखा के नीचे छुप गए, पंखा बेचारा चल रहा है और गिर गया ऊपर, आप क्या होंगे, टपक जाएंगे धीरे से। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए करेंगे क्या। अगर मकान बहुमंजिली है, अगर मकान बहुमंजिली का मतलब होता है कि कोई बनवा देता है ना, 1 तल्ले से 2 तल्ले, 2 तल्ले से 3, 4, 5, 6, 7, शहरों में जाएंगे तो 50 तल्ले, 100 तल्ले ऐसे बने रहते हैं। तो देखिए, जब बहुमंजिली मकान बन जाती हैं तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से या तकिया से ढक लें। हाथ को क्या करना है, अपने सिर पे रख लेना है, और तकिया हो या जो भी चीजें कठोर वस्तु हो कम से कम सिर पे रखें कि कोई वस्तु गिरे तो हम सिर हमारा चोटिल ना हो। क्योंकि सिर पे चोट अगर थोड़ी सी भी लग जाती है तो हम क्या करते हैं, पागल वगल हो जाते हैं या तुरंत टपक जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो हमको क्या करना है, तकिया रख लेना है और हाथ से क्या करना है, अपने सर को बचाना है। आगे देखिए, यदि आपके पास हेलमेट है, ध्यान पड़ गया कि भूकंप आ गया, अब हेलमेट पहन लीजिए। हेलमेट सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा संसाधन है। सरकार भी गाइडलाइंस कर रही है कि अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाइए, गिरेंगे तो क्या होगा, उससे बचाव की स्थिति ज्यादा होती है। आगे देखिए, ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर लिफ्ट लगी है, बहुमंजिला मकान है, तो लोग लिफ्ट को क्या समझते हैं कि आरामदायक है, तुरंत हम जाएंगे, बटन दबाएंगे और चले जाएंगे 10-20 फ्लोर ऊपर। ठीक है, तो इस चीज से क्या करना है, जब भूकंप आए तो लिफ्ट से नहीं आना है। ठीक है, अपने सीढ़ी के संसाधन से आना, क्योंकि लिफ्ट उसमें एकाएक तार से ही बंधी होती है लिफ्ट, और तार जब टूटता है तो नीचे गिरेगी एकाएक, आप टपक जाएंगे। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे, मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। ठीक है, अगर आप खुले क्षेत्र में हैं तो तुरंत क्या करें, अब बिजली का कोई खंभा है या मकान है या पेड़ है तो उससे क्या करें, दूर पर खड़े हो जाए। अगला, अगर आप
सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाई ओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। अगर मान लीजिए आप अच्छी रोड पर चल रहे हैं तो देखते हैं कि बगल में विज्ञापन बोर्ड लगा दिए जाते हैं। कोई स्कूल का बोर्ड लगा दिया गया, कोई अच्छा पाइप लगा दिया गया, ठीक है। तो उससे क्या करना है कि आपको बच के वहां से हट जाना है, ठीक है। आगे देखिए, यदि कार से चल रहे हो तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। कार में अगर आप चल रहे हैं तो कार से हट कर कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए अगर भूकंप आएगा तो। ऐसा नहीं कि कार में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम सेफ हैं, तो ऐसा सेफ नहीं होते हैं। तो वहां से कार से निकलकर तुरंत आप क्या करें, बाहर निकल जाए। आगे देखिए, यदि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए मन कर दिया कि हम मूवी देख रहे हैं, उसी समय क्या हुआ, भूकंप आ गया, तो क्या करेंगे, सिनेमा हॉल में देख रहे हैं या स्टेडियम में है या ऑडिटोरियम में है, तो वहां पहले क्या करेंगे आप, पहले वृद्धों, दिव्यांगों और छोटे बच्चों को जाने दें से तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। जैसे क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वृद्धों, दिव्यांगों और क्या करते हैं, छोटे बच्चों को छोड़कर अपने भागने लगते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं करना। अगर भूकंप आता है तो पहले प्राथमिकता आप किसको देंगे, दिव्यांगों को देंगे, वृद्धों को देंगे और छोटे छोटे किसको देंगे, बच्चों को देकर सबको बोलेंगे कि आप अपने सिर पे हाथ रखिए और बाहर की तरफ खुले आसमान के नीचे क्या करिए, भाग जाइए, ठीक है। अब ये रहा बचाव कि आप बचेंगे कैसे भूकंप जब आएगा। अब बात होती है कि भूकंप से लाभ क्या होता है, भूकंप आएगा तो हमको फायदा क्या होगा। सब तो नुकसान दिख रहा है, तो फायदा देखो क्या होगा। आपके किताब में बहुत अच्छी सूचना दी है कि फायदा भी होता है भूकंप से। तो आइए हम लोग लाभ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, भूकंप से होने वाले लाभ। देखिए भूकंप क्या होता है, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी को पार कर जाती हैं। भूकंपी तरंगे क्या करती हैं बेटा, पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिसमें हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। जब भूकंप आएगा तो पृथ्वी को पार करेगा, तो पृथ्वी में जितनी जानकारियां हैं क्या होगा, हमको प्रदान हो जाएंगी, हमको क्या होंगे, प्रदान होंगी। दूसरा फायदा क्या है, भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। जैसे मान लो भूकंप आया और पृथ्वी क्या करी, पृथ्वी एक क्या है, धीरे धीरे घूमती है, और मान लो ये धरातल है, जमीन है, और पृथ्वी उलट गई। ऐसे क्या करी, पृथ्वी उलट गई, तो हम क्या किए, यहाँ जो हम बैठे हैं हम तो उल्टा हो जाएंगे, और जो खनिज पदार्थ नीचे बैठा है, तेल, किरोसिन, जो भी प्राप्त होता है, कोयला वोला, सब क्या करेगा, आ जाएगा कि नहीं, बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों को क्या है, फायदे हैं। आगे समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है। जब समुद्री भाग पे भूकंप आएगा तो तटीय भाग क्या होगा जी, नीचे धंस जाएगा, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, गहरी खाई बन जाएगी, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में क्या होती है, सहायता मिलती है। इतना हमारा भूकंप आने से क्या था, लाभ था। अब जब कहोगे सर जी आप लाभ बता दीजिए, बचाव की स्थिति बता दिए भूकंप से, तो ये भी बता दीजिए कि भूकंप से हानि क्या है। तो हानि देखिए क्या है, बेसिक हानि जो होती है क्या होती है, देखो भूकंप से सड़क, रेल पटरी, बिजली के खंभे आदि क्या होते हैं, टूट जाते हैं। भूकंप आएगा तो स्वाभाविक है सड़क खराब हो जाएगी, रेल की पटरी टूट जाएगी, और जो भी बिजली के खंभे लगे हैं वो क्या होंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये हमारे हानि है कि नहीं है। अगला देखिए, भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। अभी भूकंप आएगा, मकान क्या होगा, गिर जाएगा, और कल कारखानों तथा खानों में आग लग जाती है। और जो भी ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे आग लगने का चांसेस है, वहां पे क्या होती है, आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में क्या होती है, भूकंप की क्रिया तेजी से होती है। गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं। जब लहर उत्पन्न होंगी तो वो भी क्या होंगी, खतरनाक होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जनधन की हानि होती है। तटीय क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, घूमते टहलते हैं, और जब भूकंप आएगा लहरें तेज होंगी तो उनको क्या करेंगे, बहा कर ले जाएंगे कि नहीं समुद्र में, जो भी वहाँ पे स्थान प्लेसेस हैं उनको भी बहा कर ले जाएंगे। तो ये रहा हमारा नुकसान भूकंप से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।